दिसंबर की तेज ठंड और हर तरफ कोहरा ही कोहरा। सूर्य देवता शायद छुट्टी पर थे। घड़ी में सुबह के 7 बज चुके थे, पर घर में अभी भी रात का सा माहौल था। सास और जेठानी अपने अपने कमरों की रजाइयों में दुबकी पड़ी थीं। इस आलीशान ठंड में घर के सारे गियर शिफ्ट हो चुके थे। सभी बड़े पॉज मोड पर, और काम के सारे फंक्शन छोटी बहुरानी वैष्णवी के हाथों में। ले देकर 2 जने ही घर में मंडरा रहे थे। छोटी बहू वैष्णवी और उसकी जेठानी का 7 साल का बेटा वैभव। वैभव का स्कूल होता था, इसलिए मन मारकर वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसे बिस्तर से उठाना, लंच बॉक्स तैयार करना, नाश्ता बनाना और यहाँ तक कि उसके मोजे कहाँ हैं, ये भी वैष्णवी की जिम्मेदारी थी। वैष्णवी ने रात को ही अपनी जेठानी अमिता जी से पूछ लिया था, जीजी सुबह क्या बनाना है? अमिता जी ने रजाई से ही जवाब दिया था, मेथी के पराठे बना लेना। तो वैष्णवी ने रात को ही मेथी साफ करके और धोकर रख दी थी। सुबह 5 बजे उठकर पहले घर की साफ सफाई की और नहा धोकर रसोई में घुस गई। आटा गूंथा, फिर मेथी के पराठे तैयार किए। इतनी ठंड में पानी को छूना भी एक तपस्या थी, और एक छोटे से बच्चे को नहला धुलाकर तैयार करना एक युद्ध से कम नहीं था। जब वैष्णवी वैभव को तैयार करने की मंशा से उसके कमरे में गई, तो वो गर्मा गर्म रजाई से बाहर निकलने को तैयार नहीं था। किसी तरह उसे उठाया और यूनिफॉर्म पहनाई। लेकिन युद्ध का दूसरा चरण अभी बाकी था, टिफिन की जिद। मुझे मेथी के नहीं, आलू के पराठे चाहिए। मुझे मेथी पसंद नहीं, वैभव चिल्लाया। पर बाबू, अब तो आलू के पराठे बनाने का समय नहीं है। अब मैंने तो मेथी के पराठे ही बनाए हैं। तो आज ऐसा करो कि टिफिन में वही ले जाओ, वरना स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। वैष्णवी ने प्यार से उसे समझाया। नहीं, मैं ये टिफिन नहीं ले जाऊंगा। वैभव ने टिफिन दूर फेंक दिया और रोने लगा। जैसे तैसे उसे समझा करके स्कूल भेजा गया। दरवाजा बंद करके वैष्णवी अंदर आई तो देखा टिफिन वहीं पड़ा था। उसकी आंखें भर आईं। ये रोज का नाटक था। वैभव आंख बचाकर न जाने कब टिफिन छोड़ गया था। वैष्णवी अपने पति अनिकेत के कमरे में गई, जो अभी भी रजाई में लेटे हुए थे और मोबाइल पर कुछ देख रहे थे। सुनिए, आज भी वैभव टिफिन छोड़कर चला गया, उसने धीरे से कहा। अनिकेत ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, कोई बात नहीं, भैया दुकान जाते समय दे आएंगे, तुम नाश्ता बनाओ। पर सासू माँ या जीजी को पता चला तो फिर शुरू हो जाएंगी, वैष्णवी ने कहा। अनिकेत ने उकता कर कहा, तुम भी छोटी छोटी बात का बतंगड़ क्यों बनाती हो? संयुक्त परिवार है, काम तो करना पड़ेगा ना। थोड़ा बहुत सुन भी लिया करो, घर की शांति जरूरी है। ये सुनकर वैष्णवी चुप हो गई। वो जानती थी कि उसके पति संयुक्त परिवार की शांति बनाए रखने के लिए हमेशा उसकी बात को नजरअंदाज कर देते थे। उसकी मेहनत को कोई नहीं देखता था। वैष्णवी चाय बनाकर सबके कमरे में दे आई। सासू माँ और अमिता जी चाय पीकर वापस रजाई में घुस गईं। कुछ देर बाद जब घर के पुरुष ससुर जी, जेठ जी, देवर और पति नाश्ते पर बैठे, तो जेठ जी ने रसोई में वैभव का टिफिन देख लिया। अरे, वैभव आज भी टिफिन नहीं ले गया? हाँ भैया जी, वैभव आज भी टिफिन यहीं घर पर छोड़ गया। वो आलू के पराठे की जिद कर रहा था और आज मेथी के पराठे बने हैं। ये लड़का भी ना बड़ा जिद्दी हो गया है। कोई बात नहीं, दुकान जाते समय मैं स्कूल में देता जाऊंगा, कहकर जेठ जी अपने कमरे में चले गए। इतने में सासू माँ और अमिता जी भी बाहर आईं। सबको नाश्ता करते देख अमिता वापस कमरे में जाने लगी। तभी उनकी नजर जेठ जी के हाथ में रखे टिफिन पर पड़ी। वैष्णवी, ये क्या है? वैभव फिर बिना टिफिन के चला गया। अमिता जी की आवाज रसोई में गूंज उठी। तुमने आज वैभव को टिफिन क्यों नहीं दिया? रोज का तमाशा लगा रखा है। एक बच्चे को नहीं संभाल सकती तुम? जेठानी की आवाज सुनकर सासू माँ भी रसोई में आ गई। क्या हुआ बड़ी बहू, तुम क्यों छोटी बहू पर चिल्ला रही हो? चिल्लाऊं नहीं तो क्या आरती उतारूं इसकी? मेरे बच्चे को भूखा रखना चाहती है ये। क्यों छोटी बहू, तुमने वैभव को टिफिन क्यों नहीं दिया? माँ जी, मैंने मेथी के पराठे बनाए थे, वो आलू के पराठे की जिद कर रहा था,
इसलिए टिफिन छोड़ गया। जेठानी जी तमतमा उठी। 2 आलू के पराठे बनाने में क्या जान निकल जाती है तुम्हारी? हर रोज का यही ड्रामा है। तुम जानबूझकर काम से बचना चाहती हो। सासू माँ ने भी सुर में सुर मिलाया। हाँ छोटी बहू, ये अच्छी बात नहीं है। जब मैं थी तब, और नहीं तो क्या, काम करते ही जोर आता है इसे। जी, आपने ही तो कहा था कि मेथी के पराठे बनाना है, इसलिए मैंने वही बनाए। अब टिफिन तैयार करने में वक्त तो लगता ही है ना। 2 पराठे बनाने में क्या समय लगता है? समय से उठा करो तो हर काम समय पर हो। खुद ही लेट उठी होगी तभी तो लेट हो गई, और मेरा बच्चा बिना टिफिन के ही चला गया। जेठानी ने कहा, ये तो गलत बात है छोटी बहू। तुम रोज लेट उठती हो, फिर वैभव बिना टिफिन लिए ही चला जाता है। ये तो उसका भाग्य अच्छा है कि उसका स्कूल उसके पापा की दुकान के रास्ते में है। इस कारण से रोज टिफिन स्कूल पहुंच जाता है। इतनी लापरवाही अच्छी नहीं। सासू माँ भी छोटी बहू को ही समझा रही थी। और नहीं तो क्या, काम करते ही जोर आता है। जब मैं सुबह उठकर वैभव को तैयार करती थी तो वो बिना टिफिन लिए कभी स्कूल नहीं गया। खुद का बेटा होता तब समझ में आता। ये वाक्य वैष्णवी के लिए बर्दाश्त की सीमा रेखा पार कर गया। उसके अंदर के धैर्य का बांध टूट गया। बस बहुत हो गया। वैष्णवी की आवाज पहली बार इतनी ऊंची थी। घर के पुरुष नाश्ता छोड़कर उन्हें देखने लगे। उसने अमिता जी की तरफ देखते हुए कहा, जी, एक तो इतनी कड़ाके की ठंड में जहां आप लोग रजाई में शाही नींद ले रही होती हैं, वहां मैं उठकर आपके बेटे को तैयार करती हूँ। ऊपर से आप लोगों के ताने सुनती हूँ कि मैं कामचोर हूँ। अगर इतनी ही फिक्र है अपने बेटे की तो कल से आप उठकर उसे तैयार कर दीजिएगा। तुझसे पहले मेरी शादी हो चुकी थी और मैं तुझसे पहले से काम कर रही हूँ। मैंने भी जिम्मेदारियां निभाई हैं। जेठानी ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, माफ करना जीजी, जेठानी बनकर आपने मुझ पर एहसान नहीं किया है। जिस उम्र में आपकी शादी होनी थी उसी उम्र में आपकी शादी हुई है। अब आप पहले बहू बनकर आई, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका बदला मुझसे लो और बार बार ये कहती रहो कि मैंने तुझसे ज्यादा काम किया है। जैसे मैं बहू हूँ वैसे ही आप भी बहू हो। काम तो आपको भी करना पड़ेगा। और रही बात वैभव को तैयार करने की, तो वो आपका बेटा है। ये आपकी पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आप मुझसे कैसी उम्मीद कर सकती हो? जितना मैं कर सकती थी मैंने कर लिया। हाँ, मैंने अब तक समझौता किया, पर अब और नहीं। कल से अपने बेटे को आप ही तैयार कीजिएगा और उसका टिफिन भी खुद बना लीजिएगा। वैष्णवी ने भी मन की भड़ास निकाल दी। देखा माँ जी, कैसे जवाब दे रही है। बड़ों का लिहाज नहीं है इसे। अमिता ने सासू माँ से कहा। वैष्णवी ने तुरंत पलटकर सासू माँ से भी कहा, बस अब तक मैंने समझौता कर लिया माँ जी, अब नहीं करूंगी। जीजी भी घर की बहू हैं और मैं भी इस घर की बहू हूँ। आप ही कहिए, घर की 2 बहुओं में काम का बंटवारा होना चाहिए या नहीं? या तो जीजी मिलजुल के काम करेंगी या आप अपना खुद देख लीजिए। वैष्णवी का साफ और निर्णायक रुख देखकर सासू माँ भी समझ गईं कि अब वो पीछे हटने वाली नहीं है। बड़ी बहू, सासू माँ ने थोड़ी ऊंची आवाज करके कहा, छोटी बहू कुछ गलत नहीं कह रही है। वो भी तुम्हारी तरह ही इस घर की बहू है। तुम्हारे त्याग का मतलब ये नहीं है कि तुम सारी उम्र आराम करो और ये घर के सारे कामों का बोझ उठाए। काम तुम दोनों को ही मिलजुल कर करना पड़ेगा। और हाँ, अपने बच्चों की जिम्मेदारी खुद उठाओ। अब ये रोज का तमाशा बंद करो। जाओ अपना अपना काम करो। सासू माँ के स्पष्ट आदेश के बाद जेठानी अमिता पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। घर में अजीब सी शांति छा गई थी। वैष्णवी मन ही मन शांत थी, लेकिन थोड़ी डरी भी थी कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया है। अनिकेत ने वैष्णवी की तरफ देखा पर कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन सुबह सासू माँ और अमिता जी की रजाइयाँ थोड़ी पहले छूट गईं। सासू माँ ने उठकर अपने लिए और ससुर जी के लिए चाय बनानी शुरू कर दी। वहीं अमिता को रजाई से निकलते समय ख्याल आया कि कहाँ इतने आराम से सो रही होती थी और कहाँ एक टिफिन के पीछे इतना बड़ा हंगामा हो गया। वैभव उठो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है।
इतनी देर तक कौन सोता है? अमिता के चिल्लाने की आवाज घर में गूंज रही थी। बेटे को तैयार करने, टिफिन बनाने और उसे स्कूल भेजने की भाग दौड़ में अमिता की आवाज में तनाव साफ महसूस हो रहा था। वहीं वैष्णवी आज थोड़ा देर से उठी, पर उसके चेहरे पर एक मंद मंद मुस्कान थी। वो आराम से उठकर रसोई में गई, जहां सासू माँ चाय बना रही थी। सासू माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं चाय बना रही हूँ, तुम थोड़ी देर आराम कर लो। वैष्णवी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद माँ जी। जब अनिकेत ऑफिस जाने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने देखा कि वैष्णवी रसोई में अकेली काम कर रही थी। वो धीरे से उसके पास आए। वैष्णवी, अनिकेत ने धीमी आवाज में कहा। वैष्णवी ने मुंह घुमाए बिना जवाब दिया, जी। तुमने आज जो किया, अनिकेत ने झिझकते हुए कहा, वो सही था। वैष्णवी चौंक कर पलटी। क्या कहा आपने? मैं कह रहा हूं कि तुम सही थी। मैं देख रहा था कि तुम रोज कितनी मेहनत करती हो। इतनी ठंड में भी तुम सबसे पहले उठती थी और तुम्हारे हिस्से में हमेशा काम आता था। मैं डरता था कि अगर मैंने कुछ कहा तो घर में हंगामा हो जाएगा, इसलिए मैं हमेशा चुप रहता था। पर तुमने जो किया वो जरूरी था। तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा और उसके लिए मुझे माफ कर दो। अनिकेत ने पहली बार अपनी गलती मानी थी। ये सुनकर वैष्णवी की आंखों में आए आंसू छलक उठे। उसने तुरंत उन्हें पूछा, मुझे आपसे लड़ने के लिए नहीं, बल्कि अपने हक के लिए खड़े होने के लिए आपकी जरूरत थी। अगर आप मेरा साथ दे देते तो मुझे इतना बड़ा हंगामा नहीं करना पड़ता। मैं वादा करता हूँ, अब ऐसा नहीं होगा। माँ ने जो कहा है वही होगा, और अब से अगर कोई तुम्हें कुछ भी कहेगा तो मैं सबसे पहले खड़ा मिलूंगा। अनिकेत ने अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखा। वैष्णवी को लगा जैसे बरसों का बोझ हल्का हो गया हो। पति का ये समर्थन ही उसके लिए सबसे बड़ी जीत थी। ये एक नई सुबह थी, जहां एक बहू ने अपने अधिकार के लिए आवाज उठाई और परिवार के सदस्यों को उनकी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराया। अब घर के काम दो नहीं बल्कि तीन बहुओं, सास जेठानी देवरानी में तार्किक रूप से बंट चुके थे, और इस बंटवारे में किसी का भी अधिकार और आराम पूरी तरह से खत्म नहीं हो रहा था। दोस्तों, क्या वैष्णवी का विरोध करना सही था? क्या सासू माँ को काम का बंटवारा समय रहते नहीं कर देना चाहिए था? एक इंसान की अच्छाइयों का फायदा उठाना आखिर कहाँ तक ठीक है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।